So, very good morning and a very warm welcome to all the beautiful aspirants। आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहतरीन से सेशन में, जहां हम रोजाना करंट अफेयर्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज़ की तरफ। उससे पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास न्यूज़ रहने वाला है रैंक एंड रिपोर्ट से रिलेटेड, नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स, मीटिंग्स एंड समिट्स के न्यूज होने वाले हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स, अवार्ड रिवॉर्ड्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए, तो बढ़ते हैं आज के पहले न्यूज की तरफ। द वेरी फर्स्ट न्यूज क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। पहला न्यूज कह रहा है रैंक एंड रिपोर्ट से रिलेटेड, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज द वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट यहां पे प्रेजेंट किया जा रहा है। देखो, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, यूनाइटेड नेशंस है एंड आईएमएफ है। तो यहाँ पे देखिए वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट को रिलीज कौन कर रहा है, तो यूनाइटेड नेशंस। पहले यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की बात करूं तो इसे स्टैब्लिश कब किया जा रहा है, 1945 में। ठीक है, इसके लिए एक चार्टर होता है, यूएन चार्टर, जो कि जून 1945 में साइन होता है। इसके सेक्रेटरी जनरल के पोस्ट पे आपको कौन देखने को मिलेंगे, अंटोनियो गुटेरेस। कौन देखने को मिलेंगे, अंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, ये किसका सक्सेसर है, मतलब कौन से बॉडी के बाद इसे स्टैब्लिश किया गया, तो ये सक्सेसर होने वाला है किसका, ये सक्सेसर होने वाला है लीग ऑफ नेशंस का। लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस जिसे स्टैब्लिश किया गया था पहले वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि 1919 में से स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, इन दोनों को स्टैब्लिश करने के पीछे मोटिव क्या है, तो इन दोनों को स्टैब्लिश करने के पीछे मोटिव ये है कि पूरी दुनिया में हमें पीस एंड सिक्योरिटी को इनहांस करना है ना, पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, पीस एंड सिक्योरिटी को इनहांस करना। हमने काफी बार बात किया है इनके प्रिंसिपल ऑर्गन्स में। अब देखो, यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है, तो ये अकेले तो काम नहीं कर सकती, तो इसने बोला मैं अपना नौकर रख लेता हूं। तो इसने बोला मैं अपने 6 नौकर रखूंगा। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन आपको देखने को मिलेगा, किसका, यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है, जिसमें से एक होने वाला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, जहां पे अगर आपको याद हो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं फॉर अ टेन्योर ऑफ 2 इयर्स। ठीक है, फॉर अ टेन्योर ऑफ 2 इयर्स, एंड परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होता है, जिसके लिए भारत हमेशा से कोशिश कर रहा है कि भैया हमें भी वीटो पावर मिल जाए। उसके बाद आपको यहाँ पे इसकी पार्लियामेंट देखने को मिलेगी, जिसे हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नाम से जानते हैं। सारे डिसीजन, सारे रूल, सारे लॉ यहीं से बनते हैं। यहाँ पे 193 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं। कितने मेंबर कंट्रीज हैं यहाँ पे, तो 193 मेंबर कंट्रीज हैं जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद आपको यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे यूनेस्को इसके अंडर काम करता है। ठीक है, इसके बाद आपको यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप देखने को मिलने वाला है, ट्रस्टीशिप देखने को मिलेगा। आपको यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट देखने को मिलने वाला है, एंड आखिरी में आपको यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देखने को मिलेगा। इकलौता ऐसा प्रिंसिपल ऑर्गन यूनाइटेड नेशंस का जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, वो कौन सा होने वाला है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर हेग के अंदर है। हेग कहां पे है, तो हेग एक शहर है नीदरलैंड्स के अंदर, नीदरलैंड्स के अंदर। यहां पे इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं, तो भैया क्योंकि ये एक कोर्ट है ना, तो अदर कंट्रीज के जजेस यहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो याद रखना, यहां पे टोटल 4 जजेस ने अब तक इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है, और फिलहाल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दलबीर भंडारी। कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दलबीर भंडारी। यहां पे जो इलेक्शन होता है, लेट्स से आप एक जज हो, आपका इलेक्शन यहां पे हो गया, तो आपका इलेक्शन 9 इयर्स के लिए होने वाला है। 9 इयर्स के लिए आपका इलेक्शन होगा। एट प्रेजेंट इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 15, मतलब 15 जजेस में एक जज दलबीर भंडारी भी होंगे। ठीक है, तो यहां पे बात हो रहा है वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट के बारे में। पहले हमने यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात की,
अब वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट कौन रिलीज कर रहा है ध्यान से, तो यूनाइटेड नेशंस। बट यूनाइटेड नेशंस की कौन सी बॉडी, तो यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यूएन इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ, यूएन इकोनॉमिक, यूएन इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ, है ना, या यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। अच्छा, अब इस रिपोर्ट में कुछ बातें दी गई होंगी, तो इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स क्या है बच्चा, इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स क्या है, क्या बातें कही गई है भैया, सोशल आउटलुक के बारे में क्या बातें कही गई। तो उसमें तीन बातें की गई है। एक तो इनइक्वालिटी राइज हो रहा है पूरे दुनिया में, राइजिंग इनइक्वालिटी, ठीक है। दूसरा यहां पे बात किया गया है ना, राइजिंग इनइक्वालिटी के बारे में, लोगों में आपस में ट्रस्ट नहीं है, लोगों का भरोसा गवर्नमेंट से उठ चुका है, ये बात भी यहां पे कही गई है। एंड साथ ही साथ इनसिक्योरिटी की बात भी यहां पे कही गई है। तो इस रिपोर्ट में तीन बातें कही गई है कि इनइक्वालिटी लगातार बढ़ रहा है, लोगों का भरोसा गवर्नमेंट से उठ चुका है, ठीक है, साथ ही साथ इनसिक्योरिटी भी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। इस रिपोर्ट के कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं भैया, प्रिंसिपल भी है, जैसे सॉलिडारिटी, मिलजुल कर काम करना है, सॉलिडारिटी सपोर्ट करना है एक दूसरे को। इसके बाद इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी एक प्रिंसिपल है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी एक प्रिंसिपल है इसका। एंड इक्विटी भी इसका एक प्रिंसिपल है, ठीक है, इक्विटी भी इसका एक प्रिंसिपल है। तो मैंने बोला कि एक रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया है यूनाइटेड नेशंस के इस पर्टिकुलर बॉडी के द्वारा, जिसके हाइलाइट्स ये है कि भैया ये रिपोर्ट क्या कह रहा है कि इनक्वालिटी लगातार बढ़ रही है, लोगों के मन में गवर्नमेंट के लिए ट्रस्ट की भावना कम होती जा रही है, इनसिक्योरिटी भी इनहांस हो रहा है। अब इसने और क्या क्या बातें कही भैया, है ना, क्या क्या बातें कही, तो इसने बोला भैया कि दुनिया की, लिख लेना, इसने बोला कि जो 60% पॉपुलेशन है दुनिया की, जो 60% पॉपुलेशन है दुनिया की, वो इकोनॉमिकली इनसिक्योर है, इकोनॉमिकली इनसिक्योर है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में बोला गया कि 619 पीपल, 690 मिलियन पीपल ऐसे हैं, मिलियन पीपल ऐसे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि सीवियर पोवर्टी के शिकार है, जो कि सीवियर पोवर्टी के शिकार है ना। साथ ही साथ यहां पे बोला गया कि 1% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, 1% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन के पास लगभग 95% वेल्थ होने वाला है ना, 95% वेल्थ होने वाला है, यानी कि इनकम, है ना, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में यहां पे कमी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो 60% पॉपुलेशन को इकोनॉमिक, ये लोग इकोनॉमिकली इनसिक्योर है, 690 मिलियन पीपल सीवियरली पॉवर्टी लाइन के नीचे है, एंड 1% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन के पास 95% ऑफ ग्लोबल वेल्थ, ग्लोबल वेल्थ है। तो ये तमाम बातें यहां पे कही गई है किस रिपोर्ट में, तो वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, जिसे प्रेजेंट किया गया है यूनाइटेड नेशंस के एक बॉडी के द्वारा जिसका नाम है यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। क्लियर है बात? हाँ, रिसेंटली अभी 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स का इलेक्शन हुआ था फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स, जनवरी के स्टार्टिंग में। वेरी वेरी गुड बच्चा, ठीक है। आई अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक, इंडिया लिफ्टेड हाउ मेनी पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी बिटवीन, इस पर्टिकुलर पीरियड में कितने लोगों को भारत ने पॉवर्टी से बाहर खींचा है। और रिपोर्ट किसकी है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। तो यहां पे भैया 170 मिलियन लोगों को, है ना, पिछले 10 सालों में, पिछले 10 सालों में यानी कि 2011-12 से लेकर
2022-23 के बीच में 170 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिसको भारत ने पॉवर्टी से बाहर खींच लिया है। अच्छा, अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, थोड़ा डिटेल में पढ़ता है। India successfully reduced poverty, lifting 170 million individuals out of extreme poverty during this particular period. World Bank की रिपोर्ट है। स्टैटिस्टिक्स क्या बता रहा है, द proportion of people living on less than $2.15 a day declined to 2.3% in 2022-23 from 16.2% in 11-12। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि 2011-12 में क्या हुआ करता था, एक व्यक्ति एक दिन में 2.15 रुपीस का जो है वो खर्चा करता था, ठीक है, और अब इसका कंजप्शन बढ़ गया है, ठीक है। रूरल पॉवर्टी रेट्स डिक्रीज सिग्निफिकेंटली to 2.8% from 18.4%, while urban rate fell to 1.1% from 10.7% over the same period. Same period में रूरल पॉवर्टी भैया इतने से इतना हो गया है, एंड अर्बन पॉवर्टी जो है वो 10.7% से 1.1% हो गया। साथ ही साथ रीजनल इनसाइट्स भी दिया गया है, कौन कौन सा स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन कौन सा बेकार परफॉर्म कर रहा है। तो 5 ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश है, जहां पे आप देखोगे पॉवर्टी रिडक्शन काफी ज्यादा हुआ है, ठीक है। दिस स्टेट्स अकाउंटेड फॉर 65% ऑफ इंडियाज एक्सट्रीम पुअर इन इतना, बट रिड्यूस दिस टू 54% बाय इतना, है ना। 2011-12 में ये 5 स्टेट्स के अंदर 65% लोग ऐसे थे जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते थे, अब इनकी तादाद 54% हो गई। साथ ही साथ यहां पे कहा गया, The estimates are based on 2011-12 का कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे एंड 2022-23 का हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, है ना। हमने कैसे डिसाइड किया, हमने कैसे डेटा प्रेजेंट किया आपके सामने, तो 2011-12 का कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, है ना, एंड 2022-23 का हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे। इनइक्वालिटी मेजर्स की बात करूं तो यहां पे इंडिया का जो गिनी इंडेक्स है, देखो गिनी इंडेक्स क्या बताता है, कंफर्म करो, गिनी इंडेक्स क्या बताता है, कौन बताएगा। तो गिनी इंडेक्स बताता है भैया इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, है ना। अगर गिनी इंडेक्स 0 है यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्ट है, एंड गिनी इंडेक्स 1 है तो इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है। तो इंडियाज गिनी इंडेक्स इंप्रूव डिक्रीजिंग टू 25.5 इन 2022-23 फ्रॉम 28.8 11-12। तो आप देखो गिनी इंडेक्स भी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वल तरीके से हो रहा है, बट इसमें कमी देखने को मिल रही है। However, the World Inequality Database report that income inequality increased with their index rising to 62, है ना, in 2023 from 52 2004, है ना। तो वर्ल्ड बैंक तो ये कह रहा है, बट आप देखो कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस ये कहता है कि ग्लोबल लेवल पे इनइक्वालिटी बढ़ रहा है। इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स की बात करूं तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो ग्रो हो रहा है ना। सिंस 2021-22 देयर इज अ वर्किंग फोर्स शिफ्ट, मोर मेल वर्कर्स आर मूविंग टू अर्बन एरियाज, मोर मेल वर्कर्स जो है वो अर्बन एरियाज में शिफ्ट कर रहे हैं, महिला भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, तमाम बातें यहाँ पे कही गई है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि 170 मिलियन इंडिविजुअल्स जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे थे 2011-12 में, उनको बाहर निकाल दिया गया है 2022-23 के, मतलब इस पर्टिकुलर पीरियड में इतने लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है। देखिए जो रिपोर्ट्स होते हैं उनको डिटेल में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हो या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसे रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या कह रहा है, नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स से रिलेटेड है। कह रहा है कि कैलाश मानसरोवर, देखो कैलाश आपको एक माउंटेन देखने को मिलेगा, है ना, माउंट कैलाश, ये भी आपको भैया तिब्बत रीजन में देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड मानसरोवर, मानसरोवर ये एक फ्रेश वाटर लेक है, याद रखना फ्रेश वाटर लेक है, ये भी आपको तिब्बत वाले रीजन में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब कैलाश मानसरोवर जो यात्रा होता है भैया, इसे बंद कर दिया गया था 2020 में, 2020 में बंद कर दिया गया था, किसकी वजह से, कोविड की वजह से। उसके बाद 2020 के अंदर ही हमने देखा गलवान के अंदर एक स्टैंड ऑफ
गलवान के अंदर एक स्टैंड ऑफ देखा हमने चाइनीज आर्मी के बीच में एंड इंडियन आर्मी के बीच में। अब चाइनीज आर्मी के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ है तो भैया इस रीजन में जाने से मना कर सकता है, वो बिल्कुल मना कर दिया, है ना, बिल्कुल मना कर दिया। अब दोबारा से यानी कि 5 साल के बाद इंडिया एंड चाइनीज डिप्लोमेट्स के बीच में एक मीटिंग होती है और कहा जाता है कि कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है इसे हम लोग रीस्टार्ट करेंगे। अब कैलाश मानसरोवर अगर आपको जाना है तो दो तरीके से जाया जा सकता है। एक तरीका होगा उत्तराखंड होते हुए, दूसरा तरीका होगा सिक्किम होते हुए। सिक्किम के नाथुला पास से होकर आप जा सकते हो और उत्तराखंड के लीपू लेक पास से होकर जा सकते हो, ठीक है। तो कैलाश मानसरोवर, कैलाश एक माउंटेन, मानसरोवर एक फ्रेश वाटर का लेक है, ठीक है। तिब्बत दोनों तिब्बत में है। ये जो यात्रा है 2020 में बंद कर दी गई थी, अब इसे दोबारा से 5 साल के बाद रीस्टार्ट किया जा रहा है, दोबारा से 5 साल के बाद रीस्टार्ट किया जा रहा है। ये कब होने वाला है? तो ये यात्रा बिगन हो जाएगा, है ना, जून अगस्त के बीच में, जून अगस्त 2025 के बीच में ये यात्रा जो है रिज्यूम होने वाला है ना। याद रहे यहां पे आप ऐसे ही नहीं जा सकते हो, आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका होता है, बेसिकली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर रास्ता से 10 बैच जाएगी 50-50 लोगों की, इस पर्टिकुलर रास्ता से 10 बैच जाएगी 50-50 लोगों की, मतलब एक बार 50 लोग गए, फिर एक बार 50 लोग गए, ऐसे करके 10 बार 50-50 लोग यहां पे जाने वाले। तो 5 सालों के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है ये शुरुआत हो रहा है, ठीक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा इसकी शुरुआत हो रही है। कैलाश पर्वत की हाइट कितनी हो जाएगी? 6638 मीटर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए, मीटिंग्स एंड समिट्स की बात हो रही है। आपसे पूछा है हु रिसेंटली इनॉग्रेट्स इंडिया स्टील 2025 इन मुंबई। इंडिया स्टील एक समिट होगा भैया। इंडिया स्टील एक क्या होने वाला है? एक प्रकार का एक समिट होने वाला है, एक मीटिंग होने वाली है, ठीक है। यहां पे ऑब्वियसली जो यूनियन मिनिस्टर है वो पार्टिसिपेट करेंगे, यूनियन मिनिस्टर पार्टिसिपेट करेंगे। तो यूनियन मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? SD कुमार स्वामी साहब। तो यहां पे SD कुमार स्वामी साहब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट इनॉग्रेट कौन कर रहा है? तो इनॉग्रेट किया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट कर रहे हैं और इसे इनॉग्रेट किया जा रहा है वर्चुअली, इसे इनॉग्रेट किया जा रहा है वर्चुअली, ठीक है। वर्चुअली इसे इनॉग्रेट किया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कौन सा एडिशन है बच्चा? तो ये इसका 6th एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 6th एडिशन। तो 5वां एडिशन कब हुआ था? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए, 5वां एडिशन कब हुआ था? 5वां एडिशन भैया लास्ट ईयर हुआ था। कहां पे? मुंबई के अंदर, है ना। 5th एडिशन कहां पे हुआ था? 5th एडिशन अप्रैल 2024 को हुआ था मुंबई के अंदर, मुंबई के अंदर। पहला एडिशन कहां पे हुआ था? पहला एडिशन हुआ था 2013 के अंदर, 2013 के अंदर, ठीक है। तो यहां पे इंडिया स्टील समिट कंडक्ट हो रहा है। कहां पे हो रहा है? मुंबई के अंदर। इनॉग्रेट कौन कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी। वर्चुअली इसे इनॉग्रेट किया जा रहा है। क्योंकि स्टील समिट है तो यूनियन मिनिस्टर पार्टिसिपेट करेंगे, SD कुमार स्वामी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं क्रूड स्टील प्रोडक्शन की बात करूं तो सबसे ज्यादा कच्चा स्टील कौन प्रोड्यूस कर रहा है? याद रखना, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है चाइना, है ना, फॉलोड बाय भैया इंडिया, ठीक है। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री। इस मामले पे इंडिया 2nd पोजीशन पे, है ना। क्रूड स्टील की बात कर रहा हूं, क्रूड स्टील की बात कर रहा हूं मैं। तो इंडिया जो है क्रूड स्टील के मामले में दूसरे पायदान पे होने वाली है आफ्टर चाइना। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इंडिया के अंदर एक स्टील पॉलिसी भी तो आ रही है, इंडिया न्यू स्टील पॉलिसी। इंडिया न्यू स्टील पॉलिसी, इंडिया न्यू स्टील पॉलिसी कब आ रही है? 2017 में आ रही है, ठीक है। इंडिया के अंदर आपको न्यू स्टील पॉलिसी देखने को मिलेगा जो कि कब आ रही है? 2017
17 के अंदर आ रही है, जिसका टारगेट क्या है, जिसका टारगेट है 300 मिलियन 300 मिलियन टर्न्स ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड स्टील को हम प्रोड्यूस करेंगे, क्रूड स्टील को हम प्रोड्यूस करेंगे एवरी ईयर बाय 2030। साथ ही साथ पर कैपिटा स्टील कंजप्शन, पर कैपिटा स्टील कंजप्शन इसे भी कितना कर देना है, 160 केजी कर देना है। मतलब पूरे साल में एक व्यक्ति 160 केजी स्टील खपत करेगा, खाएगा नहीं, इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो इंडिया के पास इंडिया न्यू स्टील पॉलिसी, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा 2017 में लॉन्च कर रहा है, जिसके ये टारगेट्स है। क्रूड स्टील के मामले में इंडिया का पोजीशन सेकंड नंबर पे होने वाला है। ठीक है, एंड इंडिया स्टील समिट कहां पे हो रहा है, मुंबई के अंदर, जिसे इनॉग्रेट किया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये इसका 6th एडिशन होने वाला है। 5वां एडिशन अप्रैल के महीने में 2024 में मुंबई के अंदर हुआ था। पहला एडिशन 2013 में हुआ था। वेरी गुड, वेरी गुड, बोले कीर्ति हरि का, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, आइए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इससे ना फिक्की के साथ कंडक्ट किया जा रहा है, याद रखना, फिक्की की मदद से। ठीक है, फिक्की प्लस यूनियन स्टील मिनिस्ट्री, यूनियन स्टील मिनिस्ट्री। नेक्स्ट न्यूज इज सेकेंड एडिशन ऑफ स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटोर्स, जिसका नाम है सुफलम। ये किस स्टेट में हुआ? ठीक है, तो सुफलम नाम की एक समिट हो रही है। कहां पे हो रही है? तो हरियाणा के सोनीपत में, हरियाणा के सोनीपत में से कंडक्ट किया जा रहा है। इसे कंडक्ट करने के पीछे मोटिव क्या है? तो हमें नए आइडियाज लाने हैं। हमें क्या लाना है? नए आइडियाज लाना है, ताकि जो इंडिया की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इंडिया की जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसे हम बढ़ा सके, इनहांस कर सके। इंडिया की जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसे हम इनहांस कर सके। तो सुफलम नाम की एक समिट हो रही है, जिसका मोटिव है इंडिया की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, नए क्या लाके, नए जो है चीजें लाकर, नई टेक्निक्स लाकर। लास्ट एडिशन यानी कि फर्स्ट एडिशन ये कब हुआ था? 13 और 14 फेब को हुआ था। कहां पे? न्यू दिल्ली के अंदर। इस पर्टिकुलर समिट को इनॉग्रेट कौन कर रहे हैं? तो भैया चिराग पासवान। कौन कर रहे हैं? चिराग पासवान, जो कि यूनियन मिनिस्टर भी होने वाले हैं फूड प्रोसेसिंग के। ठीक है, तो चिराग पासवान ने रिसेंटली सुफलम स्टैंड्स फॉर स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटोर्स को इनॉग्रेट किया है। कहां पे? सोनीपत, हरियाणा में। मोटिव क्या है? मोटिव साफ ये है कि इंडिया की जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इसके अंदर नए टेक्निक्स, नए आइडियाज को इंप्लीमेंट करेंगे। क्लियर है? आओ, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज। अगला है इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड। आपसे पूछा गया है कि इंडिया रिसेंटली डिलीवर्ड 2 मिलियन इन मेडिकल एड टू नेपाल। इट इंक्लूड्स वैक्सीन्स फॉर विच डिजीज? क्या हुआ है? आपको पता है इंडिया अपने नेबरिंग कंट्रीज या जो देश दूर भी है, अगर वो समस्या में है तो इंडिया काफी ज्यादा मदद करता है। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने नेपाल के अंदर दवाइयां भेजी। इंडिया ने नेपाल के अंदर वैक्सीन्स भेजे हैं। ये वैक्सीन्स किसके लिए है भैया? तो सिकल सेल अनीमिया के लिए है, सिकल सेल अनीमिया के लिए है। दूसरा थैलेसीमिया के लिए, दूसरा थैलासीमिया के लिए। ये जो दोनों ही डिजीज हैं, याद रहे, ये जो दोनों ही डिजीज हैं, है ना, ये आपके अंदर इनहेरिट होता है। मतलब आपके पेरेंट्स से, आपके दादा से आपके अंदर आता है। ये एक टाइप का ब्लड डिसऑर्डर है। एक टाइप का क्या होता है? ब्लड डिसऑर्डर। आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है।
हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो सिकल सेल अनीमिया एंड थैलेसीमिया से लड़ने के लिए इंडिया ने नेपाल के अंदर $2 मिलियन का, है ना, इतने वर्थ का क्या भेजा है, वैक्सीन भेजा है। सिकल सेल एनीमिया की बात करूं और थैलेसीमिया की बात करूं तो इन दोनों को एलिमिनेट करने का इंडिया का टारगेट कितना है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इन दोनों को एलिमिनेट करने का इंडिया का टारगेट कितना होने वाला है, कमेंट सेक्शन में बताओ। 2047, दोनों को ही एलिमिनेट करेंगे हम लोग, कब तक, 2047 तक। अच्छा, इसके बाद चलो, काला अजहर को एलिमिनेट करने का टारगेट है हमारा कितना, 2023 था। अभी ये एलिमिनेट नहीं हुआ है ना, अभी ये एलिमिनेट नहीं हुआ है। हालांकि जेपी नड्डा साहब ने कहा है कि एलिमिनेट हो चुका है, बट अभी ये एलिमिनेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो 2023 का हमारा टारगेट था, ये अभी एलिमिनेट नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद टीवी की बात करूं, ट्यूबरक्लोसिस की, तो इससे एलिमिनेट करने का टारगेट है 2025। वहीं मैं अगर मलेरिया की बात करूं, मलेरिया की बात करूं तो मलेरिया के दो टारगेट हैं। इंडिजीनियस केसेस को 2027 तक खत्म करना है, एंड पूरी की पूरी तरीके से कंप्लीट मलेरिया फ्री हम कब तक हो जाएंगे, 2030 तक। लिम्फेटिक फिलराइसिस, है ना, लिम्फेटिक फिलराइसिस का टारगेट कितना है भैया, तो ये है 2027 की बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इंडिया ने नेपाल को भैया थैलेसीमिया एंड सिकल सेल के लिए इतने वर्थ का क्या भेजा है, वैक्सीन भेजा है, इतने वर्थ का वैक्सीन भेजा है। वेरी गुड। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, आपसे पूछा है कि हु हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड दी ऑफिसर डेंस आई ऑडे डेस आर्ट्स एट डेस लेटरेस। ये याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ये किसे मिला है भैया, तो ये पायल कपाड़िया जी को मिला है। किसे मिला है, पायल कपाड़िया जी को। कि कौन है भैया, इंडियन फिल्म मेकर है, फिल्में बनाती हैं, फिल्म मेकर है, इंडियन फिल्म मेकर है। अच्छा, इनके कुछ अचीवमेंट्स बताइए सर। अगर आपको याद हो 2017 के अंदर, 2017 के अंदर इनकी एक शॉर्ट फिल्म, है ना, कैन्स फिल्म फेस्टिवल के लिए नॉमिनेट हुई थी। 2017 के लिए अंदर इनकी एक शॉर्ट फिल्म थी, इनकी एक शॉर्ट फिल्म थी जो कि पहली बार कैन्स फिल्म फेस्टिवल के लिए नॉमिनेट हुई थी। कैन्स फिल्म फेस्टिवल के लिए नॉमिनेट हुई थी, जिसका नाम क्या था, आफ्टरनून क्लाउड्स। आफ्टरनून क्लाउड्स। उसके बाद 2024 जब हम लोग 77th कैन फिल्म फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, कैन्स फिल्म फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, है ना, तब भैया इनकी एक फिल्म थी, एक शॉर्ट फिल्म थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था भैया, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ऑल वी इमेजिन एज लाइट। इसने क्या जीता था, ग्रैंड प्रिक्स जीता था। इसने क्या जीता था, ग्रैंड प्रिक्स जीता था। फिर से समझो, पायल कपाड़िया जी कौन है, पायल कपाड़िया जी एक फिल्म मेकर है, भारतीय फिल्म मेकर है। 2017 में कैन्स फिल्म फेस्टिवल के अंदर इनकी शॉर्ट फिल्म नॉमिनेट हुई थी, जिसका नाम था आफ्टरनून क्लाउड्स। बट इनको बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज तब किया गया जब 2024 में हम सेलिब्रेट कर रहे थे 77 कैन्स फिल्म फेस्टिवल, और तब इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स जीता अपने कौन से शॉर्ट फिल्म के लिए, कि ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए। और इसी वजह से फ्रेंच गवर्नमेंट खुश होकर इनको एक अवार्ड दे रही है, जिसका नाम क्या है, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर। आपका मन में प्रश्न आएगा कि इस अवार्ड से क्या पहली बार किसी इंडियन को नवाजा जा रहा है? नहीं, इससे पहले आप देखोगे अमिताभ बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी को इस अवार्ड से नवाजा जा चुका है फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा। शाहरुख खान को भी, शाहरुख खान जी को भी, लता मंगेशकर जी को भी, लता दीनानाथ मंगेशकर जी को भी,
एंड साथ ही साथ दीपिका पादुकोण जी को भी, दीपिका पादुकोण जी को भी इस अवार्ड से नवाजा जा चुका है। ठीक है, तो पायल कपाड़िया जी को फ्रेंच गवर्नमेंट है ना अवार्ड दे रही है, मतलब एक उपाधि दे रही है, एक ऑर्डर से सम्मानित किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट न्यूज, स्पोर्ट्स एंड गेम्स की बात हो रही है। हु वॉन ड्रीम स्पोर्ट्स चैंपियनशिप फुटबॉल टाइटल 2025 इन मेंस कैटेगरी। देखो ध्यान रहे, ये जो स्पोर्ट्स चैंपियन, ये जो फुटबॉल चैंपियनशिप होता है, फुटबॉल चैंपियनशिप होता है, ये अंडर 17 के लिए होता है। ध्यान से समझना, अंडर 17 के लिए होता है। इसमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर्स होते हैं उनको नेशनल, आप कह सकते हैं नेशनल टीम में पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दिया जाता है, नेशनल ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दिया जाता है ना। आप नेशनल टीम में ऐसे तो नहीं चले जाओगे, आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ अच्छा परफॉर्म किया तो आप नेशनल ट्रायल्स में चले जाओगे, वहां अच्छा परफॉर्म किया तो आपको नेशनल जूनियर टीम में सेलेक्ट कर लिया जाएगा, वहां अच्छा परफॉर्म किया तो और ऊपर चले जाओगे और ऊपर चले जाओगे। तो इस तरीके से आप नेशनल टीम में आओगे। तो ये एक फुटबॉल चैंपियनशिप है, याद रखना। ठीक है, इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 2024 में। इसका फर्स्ट एडिशन 2024 में हुआ था, लेकिन अब इसका रीसेंट वाला एडिशन हुआ है 2025 में। फाइनल कहां पे खेला गया है? तो फाइनल खेला गया है गोवा के अंदर। क्या गोवा के अंदर आपको मोपा एयरपोर्ट देखने को मिलेगा? बिल्कुल, मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट, इंडिया का दूसरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है ये, इंडिया का दूसरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट यही होने वाला है। ठीक है, पहला वाला कौन सा होगा? डॉनी पोलो। हाँ जी, तो फाइनल कहां पे खेला गया? गोवा के अंदर खेला गया। ठीक है, गोवा के अंदर खेला गया। विमेंस कैटेगरी में भैया फाइनल हुआ था किसके किसके बीच में? तो विमेंस कैटेगरी में झारखंड के बीच में, झारखंड एंड उड़ीसा के बीच में फाइनल हुआ था, एंड उड़ीसा के बीच में फाइनल हुआ था। तो सर जीता किसने? झारखंड ने जीता। मेंस कैटेगरी की बात करूं तो मेंस कैटेगरी में फाइनल हुआ था पंजाब एंड मोहन बगान के बीच में, पर जीता कौन है? पंजाब जीता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही होने वाला है। अब आई क्लियर? बी सही होने वाला है। ठीक है, चलो अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज आपसे कह रहा है कि विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट 10th एडिशन ऑफ फीफा विमेंस वर्ल्ड कप इन 2027। चलो फीफा विमेंस वर्ल्ड कप की बात हो रही है, मेंस की बात नहीं हो रही है, विमेंस की बात हो रही है। चलिए सबसे पहले ये समझ लो, विमेंस कैटेगरी में, विमेंस कैटेगरी की बात हो रही है तो मोस्ट टाइटल किसने जीता है अब तक? सबसे ज्यादा फीफा विमेंस का टाइटल जीता है ना, किसने? यूएसए ने। यूएसए ने 4 बार जीता है भैया, याद रखना, यूएसए ने इस टूर्नामेंट को, फीफा विमेंस वर्ल्ड कप को 4 बार जीता है। ठीक है, लास्ट टाइम इसका जो 9th एडिशन हुआ था वो कब हुआ था? 2023 में हुआ था, जहां पे स्पेन ने अपना पहला टाइटल जीता था। स्पेन ने अपना पहला टाइटल जीता था। आप बोलोगे सर बहुत अच्छा परफॉर्म किसने किया था? तो मैं कहूंगा सर परफॉर्म तो अच्छा किया था एटीना बोनमार्टी ने, एटीना बोनमार्टी ने। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। 10वां एडिशन आपसे पूछा है भैया, तो 10th एडिशन कहां पे होने वाला है? 10th एडिशन 2027 में होगा। कहां पे? ब्राजील के अंदर, है ना। 11th एडिशन अगर पूछ लेता आपसे, जो कि 2031 में होने वाला है ना, 2031 में होने वाला है, ये कहां पे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यूएसए के अंदर। याद रहे अभी तक हम यहाँ पे 32 टीम्स की बात कर रहे थे, बट 11th एडिशन में 48 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी, 48 टीम्स। तो सर 12th एडिशन कहां पे होने वाला है? 12th एडिशन 2035 में होगा। कहां पे? यूके के अंदर। यहां भी 48 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा था 10th एडिशन के बारे में, तो 10th एडिशन में 32 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी, है ना। कहां पे होगा? ब्राजील ने होगा। कहां पे? ब्राजील के अंदर होने वाला है। ठीक है, मोस्ट टाइम्स फीफा विमेंस वर्ल्ड कप का टाइटल किसने जीता है? यूएसए ने जीता है। किसने जीता है?
यूएसए ने जीता है। चलिए, आपसे पूछा है विच मेडल डिड मनुष शाह एंड दिया चितले वॉन एट द WTT, है ना, टेनिस, टेबल टेनिस की बात हो रही है, कॉन्टेंडर ट्यूनिस 2025। तो देखो एक इवेंट हुआ, एक इवेंट हुआ। ये इवेंट कौन सा था? टेबल टेनिस का इवेंट था। कहां पे हुआ? चुनेशिया के अंदर हुआ, जहां पे मिक्स डबल कैटेगरीज में, मिक्स डबल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत रहे हैं कौन कौन? तो मनुष शाह, मनुष शाह, है ना, एंड दिया चितले, दिया चितले। इससे पहले भी आप देखोगे, है ना, इससे पहले भी आप देखोगे बत्रा जी ने भी जीता था इस टूर्नामेंट को, है ना, लास्ट टाइम मनिका बत्रा ने, है ना, 2021 में, 2021 में मिक्स डबल्स कैटेगरी के अंदर, मिक्स डबल्स कैटेगरी के अंदर, है ना, मनिका बत्रा, मनिका बत्रा एंड साथियान गणेशन, साथियान गणेशन ने भी यहां पे गोल्ड मेडल जीता था सेम इवेंट के अंदर, ठीक है, सेम टूर्नामेंट के अंदर। और अब कौन जीत रहा है? ये जीत रहे हैं। तो कौन सा मेडल है? गोल्ड मेडल है। तो बाकी के मेडल्स किसने जीते, आइए देखते हैं। तो बाकी में आप देखोगे विमेन सिंगल्स का टाइटल मिवा हरिमोटो जीत रहे, मेन सिंगल्स फेलिक्स लिबॉन, विमेन्स डबल्स मीवा हरिमोटो एंड म्यू कियारा, मेंस डबल्स बेनेडिक्ट डूडा एंड बेंड्रे बटलेसमेयर, ठीक है। एंड मेंस मिक्स डबल्स का टाइटल कौन जीत रहे हैं? मनुष शाह एंड दिया चितले। आई साइंस एंड टेक की न्यूज है, आपसे पूछा है सिंजाऊ 20 मिशन कौन लॉन्च कर रहा है? तो भैया चाइना लॉन्च कर रहा है। और ये मिशन कहां लेकर जाएगी भैया? टियांगोंग, टियांगोंग स्पेस स्टेशन लेके जाएगी। टियांगोंग स्पेस स्टेशन किसका स्पेस स्टेशन है? तो ये चाइना का खुद का स्पेस स्टेशन है, 2022 से ये ऑपरेशन में आता है ना। टियांगोंग स्पेस स्टेशन जाने वाली है, चाइना का खुद का स्पेस स्टेशन है। क्या स्पेस स्टेशन को आप एक ही दिन में बना लेते हो? नहीं, है ना। इसकी काम जो है 2011 में ही शुरू कर दी गई थी और ये 2022 में शुरू हो चुका है, ठीक है। एक बार में भैया इसमें 6 क्रू मेंबर्स रह सकते हैं, 6 क्रू मेंबर्स एक बार में रह सकते हैं। अब तक 8 मिशंस ऐसे हैं जो कि इस पर्टिकुलर स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किए जा चुके हैं। जो प्रेजेंट वाला सिंजाओ 13 है, प्रेजेंट वाला मिशन है, प्रेजेंट मिशन में कितने लोगों को भेजा गया है? तो भैया 3 लोगों को भेजा गया है, ठीक है। तो स्पेस स्टेशन में एक बार में पूरा मोहल्ला तो उठा के नहीं लेके जा पाओगे, है ना। एक बार में 6 लोग जाते, 6 लोग रह सकते हैं। फिलहाल कितने लोग रह रहे हैं? 3 लोग। 8 मिशंस ऐसे हैं जो कि अब तक लॉन्च किए जा चुके हैं। मिसलिनियस न्यूज की तरफ बढ़ जाते हैं। डीआरडीओ ने क्या, देखो स्क्रैमजेट इंजन, डीआरडीओ ने भैया स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है? स्क्रैमजेट इंजन सिंपल शब्दों में, है ना, जब व्हीकल की स्पीड को, कोई भी व्हीकल की स्पीड को, व्हीकल की स्पीड को 5 मैक्स से ऊपर पहुंचानी हो, 5 मैक्स से ऊपर पहुंचानी हो, तो उसमें स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको रिसेंटली डीआरडीओ ने टेस्ट किया है। कितने सेकंड्स के लिए? 1000 सेकंड्स के लिए, 1000 सेकंड्स के लिए। नेक्स्ट न्यूज इज नो शैडो डे सेलिब्रेट किया गया मैसूरू के अंदर। 2 बार इसका सेलिब्रेशन होता है, 22 अप्रैल को एंड 20 अगस्त को। नो शैडो डे यानी कि भैया शैडो नहीं पड़ने वाली आपकी। नेक्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश ये कह रहा है कि हमारे जो 27 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से 16 डिस्ट्रिक्ट्स में भैया मलेरिया गायब हो गया, है ना। मलेरिया जो है 16 डिस्ट्रिक्ट्स से गायब हो गया है। बचे हुए डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मलेरिया है, जिसके लिए हम काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं एलिमिनेट करने के लिए। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, है ना, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी, जो कि आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के सेफ गार्ड के लिए काम करती है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का काम करती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होते हैं? तो पेटेंट्स हो गया, है ना, ट्रेडमार्क हो गया,
ये सारे क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है। इस बार का थीम आप देख लोगे, आईपी एंड म्यूजिक, फील द बीट ऑफ आईपी। इसके बाद बियॉन्ड द कोर्ट रूम, है ना, एक किताब जो है रिलीज हो रही है फलिस नरमान जी के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज विनर्स में आपको 6 लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है। टूनिशिया से, मंगोलिया से, अल्बेनिया से, कैनारी आइलैंड से, यूएसए से, पेरू से। 2025 गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज विनर्स, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काफी बेहतरीन काम किया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन कैसा लगा ये क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए मैं शिवम सिंह अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।